नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एमपी के पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का निधन। 96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। छत्तीसगढ़ की चांपा विधानसभा से 1989 में रह चुके हैं विधायक। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हो रहे तैयार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे बोले। 8 जून से लॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया डिसइंफेक्शन बॉक्स का लोकार्पण। सीएम बोले कोरोना की रोकथाम में उपयोगी साबित होगा बॉक्स। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला। अकेले बलौदाबाजार से मिले 14 नए मरीज। सरकार उठा रही आवश्यक कदम। छत्तीसगढ़ में पटरी पर लौट रहा स्टील उद्योग। फिलहाल 50% क्षमता के साथ हो रहा उत्पादन। राज्य में 90% प्लांट शुरू हुए। धमतरी में फिर शुरू हुआ रेड का वाद। उपकरण अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। माफिया हौसले के आगे प्रशासन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में एमपी के पूर्व मंत्री बलिहार सिंह का निधन हो गया। बलिहार सिंह जनसंघ से भी जुड़े हुए थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में एक थे। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। वहीं बीजेपी सांसद अरुण साव ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया और इसे राजनीति की बड़ी क्षति करार दिया। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारियों में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हो रहे तैयार। भक्तों से सावधानी की दरकार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे गोले। गुरुद्वारों में लंगर की जगह मास्क बटेंगे। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद में करना होगा नियमों का पालन। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पिछले 2 महीने से लोगों ने चैत्र नवरात्र, ईद, गुड फ्राइडे और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस घर में रहकर ही मनाया। अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें, धार्मिक स्थलों को खुलने में 2 दिन बाकी है। 2 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रबंध समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं। इनके पूरे भवन और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा जोर सीमित संख्या में प्रवेश देने को लेकर है। माना जा रहा है कि एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मस्जिदों में प्रत्येक नमाज के बाद चटाई और दरी बदलने और मंदिरों में तिलक लगाने और प्रसाद वितरण, घंटा बजाने पर अभी रोक रखने की तैयारी है। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के भवन व परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण के दरबार में
जो भी संगत आएगी उसनों मत्था टकाउण विच असीं सोचते हैं किसी किस्म की कोई दिक्कत ना रहे। तो सैनिटाइजर का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजर मशीन हमने लगा रखी है। फिर आगे हाथ वाश करने के लिए भी सैनिटाइजर हमने रखा है हर जगह पे। तो हमने 5-5 या 10-10 के ग्रुप में संगत को भेजेंगे मत्था टेकने के लिए, वो भी बेस बढ़ा के। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 के तहत 8 जून से शहर के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। फिर से मंदिरों में पूजा होगी, वीरान पड़ी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज होगी। चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे अभी धार्मिक स्थलों में रौनक लौटेगी, लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए शुक्रवार 5 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। धार्मिक स्थलों में धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। पूजा में घंटी बजानी है तो श्रद्धालुओं को खुद घंटी लेकर जानी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं बटेगा। नमाजियों को घर से वजू करके मस्जिद जाना होगा। मास्क पहनकर आने पर ही प्रवेश मिलेगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रमुखों, ट्रस्टियों और समिति वाले धार्मिक स्थानों में प्रवेश के लिए अपनी गाइडलाइन भी बना रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि एक बार में धार्मिक स्थल में अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अंदर रहेंगे। उनके बाहर आ जाने के बाद दूसरों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिरों में तिलक लगाने, घंटा बजाने, प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। सामूहिक कीर्तन की भी फिलहाल अनुमति नहीं होगी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों पर ही रहने का आह्वान किया जाएगा। बहरहाल मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी जगह 2 गज की दूरी अब बहुत जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य में 53 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने और किसानों पर लिए गए फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह द्वारा ऐतिहासिक फैसला बताया गया। वहीं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने भी फैसले का स्वागत किया है और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पचहत्तर सालों में लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, लेकिन किसानों के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई, कभी कोई काम नहीं किया। आज स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप फसल के लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का काम इतने वर्षों बाद किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए कांग्रेस को ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। 2500 रुपये धान का क्विंटल देने का वादा किया था कांग्रेस ने। सरकार बनने के बाद उस वादे से कांग्रेस मुकर गई है। केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 53 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जाने और किसानों के मुद्दे पर लिए गए फैसले को हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा ऐतिहासिक फैसला बताया गया है, जिसमें पलटवार करते हुए कांग्रेस कमेटी मुंगेली के जिलाध्यक्ष सागर सिंह बैस ने कहा कि पूर्व सीएम के द्वारा इस तरह का बयान देना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उनके द्वारा दिया गया बयान ये बताता है कि वे हमेशा उद्योगपतियों के समर्थक में रहे हैं, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना भी पड़ा था। रमन सिंह जिसका परिणाम उन्होंने भोगा है, 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई और 15 में सिमट गए। ये उनकी ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि कम से कम ऐसे समय में कि जब पूरा देश जो है इसकी निंदा कर रहा है कि आप 53 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन दे रहे हैं, आपको कम से कम किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ऐसे समय में भी अगर किसानों के साथ खड़े नहीं है तो ये रमन सिंह जी का और भाजपा का दुर्भाग्य है। खबर छिंदवाड़ा जिले की तहसील सौंसर से, जहां के न्यूज की खबर का असर हुआ है। बता दें कि विगत 2 माह से क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन परिवहन चल रहा था। शासन एवं एनजीटी नियमानुसार नदियों में पोकलैंड मशीनों में उत्खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी लगभग 10 पोकलैंड मशीनें खन्ना नदी में रेत उत्खनन का कार्य कर रही हैं। लगातार 1000 डंपर रेत जिले से बाहर महाराष्ट्र जा रही है। बता दें कि आम जनता को लॉकडाउन का भय दिखाकर प्रशासन रेत माफिया को संरक्षण दे रहा था। इस खबर को लेकर के न्यूज चैनल द्वारा प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के जिला प्रशासन अपनी हरकत में आकर सौंसर एसडीएम दीपक वैद एवं खनिज अधिकारी स्वाति ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही रेत अवैध उत्खनन के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी।
नदी में बेतहाशा माफियाओं के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मेरे द्वारा विगत 3-4 दिनों से मौका स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। आज माइनिंग की टीम वहां पे माइनिंग की और राजस्व विभाग की टीम मौका स्थल पर आई और कार्रवाई की है। मैंने उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया कि इस पे कार्रवाई करें। माइनिंग ने मुझे आश्वस्त किया कि आज घटनास्थल पे कार्रवाई करके हम एसडीएम को प्रतिवेदन सौंपेंगे। मेरी घटनास्थल पे आज तबीयत खराब हो गई। यदि माइनिंग और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई नहीं करते तो मैं फिर से वहां पे धरना दूंगा। जांजगीर चांपा जिले में पूर्व कलेक्टर पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मामले में अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बता दें कि इस मामले में जुड़े साक्ष्यों और सबूतों को जुटाने में पुलिस जुटी है, लेकिन पीड़िता द्वारा पुलिस पर लगाए जा रहे आरोप से महकमे में हड़कंप मच गया है। पूर्व कलेक्टर के द्वारा दुष्कर्म करने के मामले को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ विवेचना करने का दावा कर रही है। मामले की जांच कर रहे चांपा एसडीओपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने संबंधित स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं से बयान लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पीड़िता के द्वारा अब तक प्रमुख साक्ष्य मोबाइल को पुलिस के सुपुर्द नहीं किया गया है, जिसे जमा करने के लिए पीड़िता से चर्चा की जा रही है। उनके पास कोई एफआईआर दर्ज हुआ है? जी, अभी तक एफआईआर के बाद पीड़िता का 164 का कथन कराया जा चुका है इसमें, और जो भी आर्टिकल्स हैं एविडेंस के वो जब्त किए गए हैं और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। आज हमने पीड़िता ने जो बताया था फगुरम की जो महिला स्व सहायता समूह के जिनके लिए उन्होंने रेडी टू ईट का काम लेने के लिए आवेदन किया था, उन महिलाओं से संपर्क कर उनके कथन लिए हैं और उनके पास जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको जब्त किया है। साथ ही साथ हमने आरोपी जो आईएएस अधिकारी हैं उनके और सीधे आपको ले चलते लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। टीम 11 के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की और बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर बलौदाबाजार से है, जहां वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 5 जून को नीलगिरी बल्ली से लदा ट्रैक्टर वन उपज जांच चौकी बैरियर के पास आया, जहां चौकीदार द्वारा रोकवा कर जांच कर पूछताछ की गई। वहीं ट्रैक्टर चालक के पास कोई कागजात नहीं होने से वापस भेज दिया था, जिसके बाद आरोपी वाले खगेंद्र ने कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। साथ ही कोरोना महामारी नियंत्रण पर लगे कोटा का वार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर गाली गलौच और मारपीट कर नौकरी से हटवा देने की धमकी दी थी, जिस रिपोर्ट पर खगेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं 3 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायगढ़ में भारत सरकार के 9 रत्नों में से एक रत्न एनटीपीसी परियोजना रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के लारा में स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट भू अर्जन और भू विस्थापितों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया है। यही कारण है कि आज सैकड़ों की तादाद में ज्ञापन लेकर एनटीपीसी के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि एनटीपीसी परियोजना पर हमारे उपजाऊ जमीन है, जिसके कारण ना तो हम कृषि कर सकते हैं और ना ही उस पर हक जता सकते हैं, जिसके चलते समस्या को लेकर स्थानीय वासियों ने कंपनी के खिलाफ कई बार शिकायतें की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में नए कलेक्टर से काफी उम्मीदें हैं और इसी समस्या को लेकर स्थानीय वासियों ने एनटीपीसी परियोजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जिले में इन दिनों रेत मुरूम खनन का काम जोरों से चल रहा है। अवैध उत्खनन पर कार्रवाई न होने के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आते हैं। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जवरगांव में मुरूम उत्खनन का कार्य चल रहा है, जहां जेसीबी मशीन व हाईवे के माध्यम से रात भर मुरूम का अवैध उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उत्खनन का कार्य किया जा रहा है जेसीबी द्वारा। मुरूम चोरी होगा तो हम कलेक्टर को निर्देश करें, चोरी नहीं करना है। जो अगर सड़क बनना है, सड़क भी हमारा है और मुरूम भी हमारा है और जनहित का काम गलत नहीं होना। एक और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश को प्रदूषण रहित बनाने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस को हितग्राहियों से छीनकर गैस एजेंसी के संचालक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।
ताजा मामला महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र के सामने आया, जहां उज्ज्वला योजना के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा कर हितग्राहियों की सब्सिडी में घोटाला किया जा रहा है। सब्सिडी के अलावा वैध गैस रिफिलिंग कर हितग्राहियों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा था। बता दें कि महासमुंद एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मामले की जब सूचना मिली तो पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में 4 टीम बनाकर गैस एजेंसी के 4 अलग अलग ठिकानों में छापा मारा, जहां से 2255 फर्जी गैस कनेक्शन कार्ड, 1375 नग खाली और एक महिंद्रा पिकअप वाहन सहित 63 लाख का सामान जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने एजेंसी के संचालक योगेश पटेल सहित 2 और लोग प्रकाश चंद्र पटेल व ज्ञान चंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है। सभी पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कार्ड मिला है, इसके अलावा 1534 नग गैस सिलेंडर मिला है। साथ ही एक बंसुरी डी करके गांव है, बंसुरी डी गांव के जो गैस एजेंसी है जो कि योगेश पटेल का है, इंडियन गैस एजेंसी है, वहाँ पे एक फर्जीवाड़ा के बारे में पता चला कि जो शासन द्वारा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो स्कीम चल रही है ग्रामीण गरीब तबके के लिए बीपीएल कार्डधारियों के लिए, उस कार्ड पे और उस सिलेंडरों पे भारी अफरा तफरी की जा रही है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग में एक है योगेश पटेल जो कि उस एजेंसी के संचालक हैं, दूसरे उनके भाई हैं प्रकाश चंद्र पटेल, और तीसरा उन्होंने एक एजेंट के रूप में ग्राम किरदा बसना क्षेत्र में रखा हुआ था जिनका नाम ज्ञानदास पटेल है। हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले में प्रवासी मजदूरों का आना जाना लगातार जारी है। मजदूरों के आने और उनके रुकने खाने की व्यवस्था को लेकर अब जिला प्रशासन पर उंगली उठने लगी है। ताजा मामला अकलकरा ITI क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां जम्मू कश्मीर से लौटे नवागढ़ शिवरी नारायण क्षेत्र के मजदूरों को रखा गया, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में फैली व्यवस्था और खराब भोजन को देखकर मजदूरों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है और अकलतरा थाना प्रभारी के साथ साथ SDM से भी बदसलूकी कर बैठे। इस मामले में SDM की रिपोर्ट पर 4 मजदूरों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। का हंगामा बढ़ने लगा, जिस पर TI अकलतरा और SDM जांजगीर के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, पर इस दौरान उन मजदूरों के द्वारा SDM जांजगीर और TI अकलतरा के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके शासकीय कार्य में बाधा डाली गई, जिस पर 4 मजदूरों के खिलाफ, जिसमें सुनील कश्यप और अन्य 3 के खिलाफ धारा 186, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मजदूर लोग जो है वहाँ पे रुके थे, जम्मू से रात को आए। हमें जितनी संख्या मिली थी उससे अधिक मजदूर वहाँ लौटे, चूँकि नवागढ़ ब्लॉक में सभी क्वारंटाइन सेंटर फुल हो चुके थे। रात्रि में कोई खाली नहीं था, तो अकलतरा ITI खाली उन्हें वहीं शिफ्ट किया गया और रात को 2 बजे पहुँचे थे। सुबह नाश्ता उन्हें 10 बजे दिया गया, तो उसी बात को लेकर वो नाराज हुए थे कि नाश्ता लेट से दिया गया है। पूरे विषय पर कांग्रेस की सरकार असफल है और उसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी अकलतरा के क्वारंटाइन सेंटर में हम सबको देखने को मिला, जहां ITI भवन में जिन मजदूरों को रोका गया था उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला, उनके शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं था
और उसका दुर्भाग्यजनक परिणाम यह निकला कि वहाँ के मजदूर प्रताड़ित होकर उस स्थिति में पहुंच गए कि उन्होंने एक आंदोलन का रूप ले लिया और दुर्भाग्यजनक ढंग से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी वहाँ दुर्व्यवहार की घटना हुई। बलौदाबाजार जिला के विधानसभा बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम धोबनी डीह के दंपति जोड़े को झारखंड के ग्राम सरनातोली में विगत कई महीनों से भट्टा मालिक के बंधक भराने का मामला सामने आया है, जिसमें बंधक बने दंपतियों के बूढ़े माता पिता द्वारा उन्हें छुड़ाकर लाने को लेकर जिला प्रशासन और श्रम विभाग सहित बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर को मदद की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद अब तक बंधक बने दंपतियों को झारखंड से बंधक मुक्त कराने में कोई खास पहल नहीं की गई है, जिससे कि आए दिन बंधक बने दंपतियों को कई प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। मेरा बड़ा बहू को झारखंड में भट्टा मालिक है बंदी बना करके रखे हैं, तो मेरा अनुरोध है, मैं दिया हूँ दरखास्त रिपोर्ट बलौदाबाजार किया, सब जगह किया, कोई नहीं हो रहा है। कुछ मीडिया को भी दिया रहा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है भूपेश बघेल से, मैं विनती करता हूँ कि मेरे बच्चे लोगों को ले आए। कोरबा के दर्रे हसदेवता विद्युत संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयले की आपूर्ति की जाती है। दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास TP9 के समीप स्थित बारक नंबर 12 में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। उस वक्त कोयले का परिवहन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से जारी था। आग इतनी जबरदस्त थी कि कन्वेयर बेल्ट व कोयला पटाखों की तरह जल रहे थे और घटना की सूचना प्राप्त होते ही दर्री पुलिस और विद्युत कंपनी प्रबंधन के आला अधिकारियों का जमावड़ा घटनास्थल पर होना पड़ा। लगभग 45 से 50 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कई मीटर तक कन्वेयर बेल्ट भी जलकर खाक हो गई थी। दर्री हसदेव विद्युत संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक है। आपको बता दें कि यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि आग लगने से बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दोपहर 2 बजे के करीब ये आग लगी। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक थी। प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दर्री हसदेव विद्युत संयंत्र के कन्वेयर बेल्ट में आग लगी। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, धमाके हो रहे हैं यहाँ पर और कितनी ज्यादा भीषण आग लगी है यहाँ पर। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और प्रबंधन पर आरोप लग रहा है लापरवाही का। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। कोरबा के ग्राम चाकाबुड़ा में सीसी रोड के निर्माण कार्य पर लगे मजदूरों को ठेकेदार के द्वारा 170 रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें भी ठेकेदार का कहना है कि काम करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। वहीं ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत हो रहे कार्य पर शासन की ओर से 190 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का शोषण ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। जब इस विषय पर सरपंच पवन सिंह से बात की गई तो पवन सिंह का कहना है कि इस निर्माण कार्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठेकेदार स्वयं जनपद कार्यालय से निर्माण कार्य को लेकर आए हैं। ग्राम सरपंच का कहना है कि ठेकेदार से बात करके इन महिलाओं को भी 190 रुपए का दिलाने का प्रयास किया जाएगा। के तहत अभी सरकार दे थे मजदूर मल्ला 190 रुपया, तो हम मन मल्ला दिलाए कोशिश कर 190 रुपया दूसरा रोजी। अगर हम 2 टाइम काम करते हैं, रोजगार गारंटी है तो एक टाइम चलते सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे 10 बजे तक, तो हम 2 टाइम काम करते हैं, मतलब कम से कम 200 रुपया रोजी दे आओ। तो का बोले मंत्री 170 में देवो काम करिए करा, नहीं तो जा सकता अपन घर। का काम चलती है? रोड के ढलाई।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रायगढ़ जिले में भी लगातार कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। अधिकतर प्रवासी मजदूर जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, वहीं से कोरोना पॉजिटिव के मरीज निकलकर सामने आए हैं। रायगढ़ जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु ऐसे में जिले के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई। दरअसल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीज लगभग 11 मरीज जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर लौट पड़े हैं। मरीज ठीक होने पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी खुशी जताई। रायगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज और मरीजों के ठीक होने पर आपको बता दें कि 11 मरीज ठीक हो गए थे। उनके ठीक होने पर स्वास्थ्य विभाग ने भी खुशी जताई। तक 11 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसमें से 6 परसों हुए थे और 5 कल डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के कल 5 मरीज मिले थे। एक तो पहले मिला था हमको जो डोमनारा का खरसिया का था, फिर 4 पेशेंट और मिले थे, जो 2 लुंगा के, एक धर्मजयगढ़ और एक खरसिया का है। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।